आदाब। कोविड-19 को लेकर जम्मू में आम आदमी परेशान है। 108 मौतें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, संभाग की बात तो नहीं करूंगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 23 अगस्त 2020 से लेकर अब तक हो चुकी हैं और इसी अरसे में कश्मीर घाटी में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव नजर में आ रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कौन सा कोविड का ज्ञान बांटने गए थे? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा। शर्मा जी, आपके नेता लोग, आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के पास कोविड की ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज है जिसको लेकर वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए थे? देखिए, ऐसा है जैसे आप भी डेली विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली एंड अनइंटरप्टेडली आप मेडिकल कॉलेज या इसके साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी पोजीशन आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, तो ऐसे ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं इस हद तक जाऊंगा किसी भी पार्टीज के हों, वो पब्लिक कंसर्न शो कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी बनती है। और जो पूर्व मंत्री, फार्मर मिनिस्टर्स जो रहे हैं, देखिए, जिसको जितनी नॉलेज हो, जितनी कॉम्पिटेंस हो, जितनी विजडम हो, जितनी विजन हो, उसके मुताबिक वो पब्लिक इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ऐसे ही हमारी पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने एक मीटिंग ली कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारी पार्टीज के अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पोजीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो उसकी डिग्री बड़ी छोटी थी। तो एक इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई, उसमें 3 पूर्व मंत्री जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का पोर्टफोलियो पहले इन पास्ट संभाल चुके हैं, उनके ओपिनियन लिए गए और उनको डेप्यूट किया गया अलॉन्ग विद मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कि आप जाइए, विजिट करिए मेडिकल कॉलेज में और देखिए कि क्या कारण है, पोजीशन इंप्रूव क्यों नहीं कर रही। ठीक, तो उस मकसद से वो मेडिकल कॉलेज गए थे और उन्होंने जाके रिपोर्ट वापस भेजी और ये इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट किया पार्टी में कि कौन कौन सी जगह है यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे ऑक्सीजन की कमी है या जो वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स को क्लीन चिट दी है, उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया है कि कौन से डॉक्टर्स ठीक काम कर रहे हैं, कहां पे डॉक्टर्स लैग कर रहे हैं, कहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स लैग कर रहे हैं। अभिनव जी, रिपोर्ट किसको दी है? पार्टी के प्रेसिडेंट को। लेकिन आपकी पार्टी की तो कोई नहीं सुनता। आप 4G पे बड़ा बोले, कोई किसी ने नहीं सुना आपके। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर और भी बड़े मुद्दों पर आप कुछ बड़ा कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट का नेतृत्व है बड़ा कुछ बोलता है, लेकिन कोई सुनता नहीं आपकी। तो फिर आपकी रिपोर्ट की क्या वैल्यू? आपने एक चिट्ठी लिखी थी टोल प्लाजा के लिए, वो भी किसी ने सुनी नहीं। देखिए, ये आपकी गलतफहमी है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, यहां प्रेसिडेंट रूल है। यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, और एक प्रोसीजर होता है। यहां की जो रिक्वायरमेंट है, पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम होने होते हैं, क्योंकि यूटी डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रही है होम मिनिस्ट्री, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो बीजेपी के फार्मर मंत्री हों, एमएलएज हों, पार्लियामेंटेरियंस हों, वो तो खुद कोई ऑर्डर कर नहीं सकते, उन्होंने ऊपर आवाज पहुंचानी होती है। ऐसे ही जो मेडिकल कॉलेज की हालत थी या और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत थी, वो दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नोटिस में लाई, अमित शाह जी के नोटिस में लाई और फौरन उस पर कार्रवाई हुई और एक सेंट्रल टीम दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस पीएमओ हैं और अमित शाह जी ने डेप्यूट की, उस टीम ने दिल्ली में रिपोर्ट की और रिपोर्ट वहां सबमिट करने के बाद वहां से फौरन यहां पे मेडिसिन, ऑक्सीमीटर्स और वेंटिलेटर्स यहां पे डिस्पैच किए गए। अब वेंटिलेटर्स यहां पे डिस्पैच किए गए, अब अगर ऑक्सीजन की कमी है तो यहां पे वहां पे सेंटर का कोई कसूर नहीं है या बीजेपी के लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। वो ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज किस लिए है, ये मेडिकल सुपरिंटेंडेंट किस लिए है, ये डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, देखिए कितनी पोस्टें क्रिएट होती हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सबसे ऊपर हायरार्की में, उसके ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स 20-25 डिपार्टमेंट्स होंगे, मेडिसिन है, सर्जरी है, फिर क्या नाम है उसका, गायनी है, पेडियाट्रिशियंस है,
प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है, इनके एचओडीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, यहां टेस्टिंग होती है। उसके बाद आप देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट भी है मेडिकल कॉलेज में, एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की भी है, एक डेप्यूटी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की भी है, एक इंजीनियरिंग विंग भी है जो ऑक्सीजन से जो इसमें देखता है। तो इसमें अगर वो लैक कर रहे हैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तो सिर्फ उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, जाके उनको खींच सकते हैं, वो खुद ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन जितनी भी इंप्रूवमेंट, चाहे वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हुई, जितनी भी खिंचाई हुई है वो बीजेपी के लीडर्स के कहने पे हुई। अभिनव जी, एलजी ने जब ये कहा कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का राउंड करूंगा, उसके बाद फॉरेन एडवाइजर जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है वो पहुंच गए, और भी कई लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। क्या आपके नेतृत्व का वहां जाना और आपके नेताओं का और आपके मेंबर पार्लियामेंट का मेडिकल कॉलेज में उसके बाद जाना और वहां पर रिव्यू मीटिंग लेना है, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एडवाइजर निकम्मे, कोई काम नहीं कर रहे, वो गए, उनके कहने के बाद भी मेडिकल कॉलेज के अंदर व्यवस्था ठीक नहीं हुई? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो लगातार मेडिकल कॉलेज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, अब आपके नेताओं के जाने के बाद ही काम होगा? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो एडवाइजर्स होते हैं, दो तरह के एडवाइजर्स होते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी से लोग आए होते हैं, इन सर्विस भी आ सकते हैं। आप संतुष्ट हैं उनके कामकाज से? सुनिए ना बात, इन सर्विस भी आ सकते हैं, पोस्ट सुपरएनुएशन भी आ सकते हैं, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। जहां तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले एडवाइजर्स होते हैं, उनकी पब्लिक आउटरीच होती है, पब्लिक के साथ उनका मिलना जुलना होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से आते हैं उनकी पब्लिक आउटरीच नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा जरूर कि जो हेल्थ एंड मेडिकल के एडवाइजर हैं उनको बड़ी जल्दी इसका संज्ञान लेना चाहिए था। वो देर से आए मेडिकल कॉलेज में, और उनको शुरू में ही ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, फरवरी में ही, कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, और नए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कोविड पॉजिटिव्स को। वहां पे मेरा अपना ओपिनियन है, चाहे इससे कोई नाराज हो, वहां पे वो फेल हुए और मिजरेबली फेल हुए। अभिनव जी, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि यहां पर जम्मू में जो उच्च स्तर का प्रशासनिक सिलसिला है वो बड़ा कम मेडिकल कॉलेजों में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नजर आता है, लेकिन कश्मीर घाटी में ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट अभी भी एडवाइजर भी ले रहे हैं और बाकी लोग भी ले रहे हैं। आपने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 में आने के बाद व्यवस्था भी बदलेगी, कामकाज का तरीका भी बदलेगा, और जो रवैया है बाबू लोगों का वो भी जम्मू संभाग के प्रति बदलेगा, मगर ऐसा लगता है बदला कुछ नहीं है। देखिए, बदलाव में टाइम लगता है। साल हो गया, अब कितना और टाइम लगेगा? सुनिए बात, 6 साल से तो आप सरकार में हैं। अक्टूबर 19 को ये यूटी बनी थी, तकरीबन 1 साल हुआ है। पहले एक एलजी थे, अब दूसरे एलजी आए। एलजी टॉप पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस यूटी को, लेकिन नीचे का सेटअप वही है जो पहले था एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के टाइम, और चाहे पीडीपी बीजेपी कोएलिशन के टाइम। सेटअप वही है, ब्यूरोक्रेटिक। एक सेटअप जिसका 70 साल से माइंडसेट बना हुआ है, उसको चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन चेंज हुआ है उतना नहीं जितना होना चाहिए था अभी तक। आप देखिए कितने डॉक्टर्स टर्मिनेट हुए हैं, तकरीबन 50 डॉक्टरों की सर्विस टर्मिनेट की गई है, कितने सस्पेंड हुए हैं, कितने केस एंटी करप्शन ब्यूरो में गए हैं। लेकिन वीआईपी डॉक्टर तब भी मजे कर रहे हैं। हाँ, ये बात वो तो आपके समय में भी मजे कर रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एक बड़े बाबू की धर्मपत्नी जो है वो रेजिडेंट कमीशन दिल्ली में मेडिकल अफसर की नौकरी कर रही है, वहां पे पोस्टेड हैं, और अन्य जो भी लोग इन्फ्लुएंशियल थे। सुनने में आया था कि जब आप लोग आएंगे तो व्यवस्थाएं बदलेंगी, और ये वीवीआईपी लोग जो हैं, खासकर जो, और ये सब वीवीआईपी पहले कांग्रेस के खास थे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास थे, उसके बाद बीच में ये पीडीपी के खास हो गए, और जब व्यवस्था बदली अब ये आपके खास हैं। तो बताइए, वो बेचारा जो आम आदमी, वो गरीब लड़का, वो गांव का, वो देहात का डॉक्टर, वो ये सांबा के किसी गांव का डॉक्टर, को कठुआ के इलाके का डॉक्टर, जिनके कोई वीवीआईपी रिश्तेदार नहीं है, क्या उन्हें जम्मू में सर्विस करने का हक नहीं? क्या उन्हें मेडिकल कॉलेज में सर्विस करने का हक नहीं? और आप इन मुद्दों पे तो बोलते नहीं। वो जो वीआईपी पहले पीडीपी के खास थे वो आज आपके खास है। मतलब मामला सिर्फ ये कि हमारे खास हो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, आम लोगों की भलाई हो या ना हो।
पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आपको किसने कहा हम नहीं बोलते? मैंने शुरू से ही कहता आ रहा हूं, मैंने आपको भी इंटरव्यू दिया है, पुराना इंटरव्यू आप एयर करिए, दोबारा मेरी स्टेटमेंट आएगी। मैंने ये कहा कि इवनिंग क्लिनिक्स जो आज से 40 साल पहले जम्मू सिटी में खुले थे, वो इसलिए खुले थे कि अगर किसी लेडी को, जब वो फैमिली वे में होती है, अगर उसको लेबर पेन्स होती हैं, तो इमरजेंसी में डिलीवरी के लिए एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे पोस्टेड था। अब उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज भी हैं, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हैं, सब डिस्ट्रिक्ट भी हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं। वहां पे मैंने एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट की, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी रिक्वेस्ट की, मीडिया में भी कहा, ये एग्जामिन करिए, इन्वेस्टिगेट करिए वहां पे कौन से वीआईपीज के वार्ड्स, रिलेटिव्स या उनकी वाइफ्स पिछले 10-10 साल से एक ही पोस्ट पे बैठे हैं। और वो इवनिंग क्लिनिक्स जिनमें डॉक्टर्स की अब जरूरत नहीं है, वहां पेशेंट कितने आते हैं ये भी देखिए। वो इवनिंग क्लिनिक्स उन डॉक्टर्स के रेजिडेंस से आधा किलोमीटर दूर हैं, और वो 10-10 साल से, कई जगह 15-15 साल से भी बैठे हुए हैं। ये मैंने आवाज उठाई। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, मैंने कोर्ट में भी ऐसे कई केसेस किए जिसमें मैंने राइटिंग में लिखा कि मेडिकल कॉलेज में एक रैकेट बना हुआ है, एक जिसको आप बोलते हैं कार्टेल बना हुआ है, कि जो इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स हैं या इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स जो एचओडी रहे हैं, फेमस डॉक्टर्स, उनके वार्ड्स ही लेक्चरर्स बन सकते हैं। पूछिए क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेडिकल कॉलेज में कौन अपॉइंट होता है? लेक्चरर्स, फिर वो प्रोमोट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी, देन प्रिंसिपल। लेकिन लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है 2 साल का रजिस्ट्रारशिप का एक्सपीरियंस। लेकिन रजिस्ट्रारशिप करने के लिए 2013 तक, जब तक मैंने आवाज नहीं उठाई, इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए थे कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसके असिस्टेंट सर्जन्स वहां से डेप्यूट होते थे रजिस्ट्रारशिप का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेडिकल कॉलेज में। वहां पे डेप्यूट किसको करते थे? जिसकी सिफारिश होती थी। जो गरीब घर का बच्चा है, जिसकी सिफारिश नहीं, सेक्रेटरीट में भी नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी नहीं है, उसको कभी डेप्यूट ही नहीं किया गया रजिस्ट्रारशिप के लिए। अगर वो डेप्यूट नहीं हुआ, वो एलिजिबल नहीं हुआ लेक्चरर के लिए, तो रहा पूरी उम्र पेरीफेरी में, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। और इंटेलिजेंट डॉक्टर जो है वो पेरीफेरी में घूम रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स को डेप्यूट किया गया हेल्थ से मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रारशिप के लिए, वो लेक्चरर बन गए। जब वो लेक्चरर बन गए, वो पूरी उम्र रिटायरमेंट तक मेडिकल कॉलेज में रहे। 1 घंटा मेडिकल कॉलेज में आए, राउंड लगाया, 9 घंटे अपने क्लिनिक्स में काम किया। तो इसीलिए हालत बदतर हुई मेडिकल कॉलेज की। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आपको आज पता लगा होगा, मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं। अभिनव जी, जुडिशरी के पास, आप लोगों के पास, मतलब क्योंकि अब तो देश में बड़ा कोई मामला होता है तो जुडिशरी के पास, जम्मू कश्मीर के मामले में तो जो भी आपने कुछ कराना है वो कोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर एक मामला कोर्ट के अधीन है, आप फैसला नहीं कर पा रहे, वजह क्या है उसमें? ऐसा क्या है कि डॉक्टरों के मामले में इतनी ढिलाई क्यों? देखिए, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, इनकी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उस पर बैन लगाया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में मैं तो लायर नहीं था, लेकिन जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो मैटर रिमांड किया है बैक टू द हाई कोर्ट, वो पेंडिंग है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है, लीगल एस्पेक्ट्स अपार्ट, डॉक्टर जिसको बोलते हैं, जे एक इंसान की जान बचाता है। अगर आप लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या प्रोफेसर हैं, या प्रिंसिपल हैं, आपको सरकार लाखों रुपया तनख्वाह देती है गरीब जनता की सेवा करने के लिए, आपको फैसिलिटी देती है। लेकिन बदकिस्मती से आप गरीब जनता की सेवा कम करते हैं और अपने क्लिनिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर इन एवरी फील्ड। मेरे प्रोफेशन में भी, हर एक प्रोफेशन में अच्छे लोग होते हैं। मेरी ये स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल या जनरल स्टेटमेंट मत लीजिए। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, मेरे पास उनके नाम हैं, जो अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहें तो वो 10, 20, 30, 50 लाख रुपया जम्मू जैसे छोटे शहर में रह के कमा सकते हैं। अभिनव जी, प्रैक्टिस नहीं करते। अभिनव जी, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन आपसे ही समझना चाहूंगा, जितनी दिलचस्पी जम्मू संभाग में या बाकी इलाकों में डॉक्टर अपनी क्लिनिक को रन करने में जितनी दिलचस्पी दिखाते हैं, अगर आपको नहीं लगता कि उसी लेवल की दिलचस्पी डॉक्टर कोविड की इस लड़ाई में जम्मू संभाग में दिखाते तो शायद जितनी मौतें अभी तक हुई हैं इतनी मौतें नहीं होती? क्या आप इस बात को मानते हैं? और दूसरा, एक बड़ी तादाद में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स
रजिस्ट्रार्स, कंसल्टेंट लगातार राउंड कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्डों में। छोटे छोटे बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव होकर वो लोग 14 दिन की आइसोलेशन के बाद दोबारा ड्यूटियों पर वापस जा रहे हैं। दोनों के लिए आपका मत जानना चाहूंगा, एक उन डॉक्टरों के लिए जिनको क्लिनिक प्यारी है और एक उन बच्चों के लिए जो इस वक्त जम्मू के कोरोना वॉरियर बनकर 14 दिन की आइसोलेशन के बाद 17 दिन की आइसोलेशन के बाद दोबारा ड्यूटीज पे वापस जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो तो डेडिकेशन, इंटेग्रिटी और डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। कौन है वो, आप आइडेंटिफाई करिए उनको। क्या मानते हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और उनके अलावा वही जो रजिस्ट्रार हैं, बच्चे जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपके नोटिस में भी लाऊं और आपके माध्यम से जनता के नोटिस में भी लाऊं। जब आप इमरजेंसी में जाते हैं, मैं कोविड पे बाद में आता हूं, कोविड से पहले भी जब कोई पेशेंट आपका इमरजेंसी में जाता था तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको वहां पे डॉक्टर्स मिलते थे। वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस करने के बाद, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं। 90% आपको वो मिलते हैं, 10% आपको रजिस्ट्रार्स मिलते हैं जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेडिकल कॉलेज 2 या 3 साल के लिए गए होते हैं। बड़े कम आपको लेक्चरर्स या वहां पे प्रोफेसर्स मिलते हैं। वो प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स जो हैं वो सुबह 10 या 11 बजे आधे घंटे का राउंड अपने अपने वार्ड्स में लगाते हैं, बस प्रेस्क्रिप्शन चेक करते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं। राइट? तो आपका कहना सही है, वॉरियर्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वॉरियर टू सम एक्सटेंट रजिस्ट्रार है, लेकिन ये एचओडीज विद फ्यू एक्सेप्शंस कुछ हैं जो पूरे डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी नहीं कर रही। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये कहूं, मैं एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को फिर विनती कर रहा हूं विद फोल्डेड हैंड्स कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कौन सी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के डॉक्टर्स प्राइज पोस्टिंग पे 10-10 साल से बैठे हुए हैं। प्लीज उनको डिस्टर्ब करिए और उनको इमरजेंसी में लगाइए, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेजिए। वो कंफर्ट जोन में बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे। मैं कैंडिडली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या फाइनेंशियल कमिश्नर हैं होम के, मिस्टर अटल डुल्लू, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के मिस्टर डुल्लू, इनकी मैडम भी डॉक्टर हैं, वो क्यों नहीं कोरोना वॉरियर्स बनती? जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है पूरे डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट के नहीं 2 डिपार्टमेंट्स के, हेल्थ सेपरेट है, मेडिकल एजुकेशन सेपरेट है। मेडिकल कॉलेज में विजिट देने जाते हैं, चेक करते हैं, वो भी 6 महीने के बाद, जब जनता ने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया। ये अगर वो अपनी मैडम को कोरोना वॉरियर क्यों नहीं बनाते, उनको इमरजेंसी में क्यों नहीं लगाते? अगर वो मेडिकल एजुकेशन से हैं, अगर वो हेल्थ से हैं, तो उनको किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्यों नहीं पोस्ट करते? क्यों वो 6 या 8 साल से रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में पोस्टेड हैं? किस पर्पज के लिए? और जबकि पॉलिसी ट्रांसफर की ये है गवर्नमेंट की कि 2 साल से आप 2 या 3 साल से एक जगह आप ज्यादा नहीं टिक सकते, तो वो कैसे बैठे हैं? आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जनता के लिए? गरीब जनता को मार रहे हैं और अमीर लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। नारायणा की आपने बात की कि हमारी पार्टी के लोग गए, मेरी बात सुनिए, अगर मैं कल को खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव आता हूं, मैं आपके सामने एडमिट करता हूं, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी वाले इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, राइट? लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस का दायित्व बनता है कि ये गरीब लोगों की भी सेवा करें। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, एक मिनट, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो बेटर हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम या कॉलेजेस स्पेसिफाई और ईयर मार्क करिए उन पेशेंट्स के लिए जो ज्यादा सीरियस हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो वीआईपीज हैं, अमीर हैं या गरीब हैं। एक और चीज अभिनव जी, आपसे अभी आपने प्राइवेट हेल्थ केयर की बात की, क्योंकि नारायणा लगभग प्राइवेट हेल्थ केयर है। हालांकि माता वैष्णो देवी के दरबार में जो लोग आते हैं उनके चंदे से वो अस्पताल चलता है। लेकिन चलिए, आपसे ये जानना चाहूंगा, 6 साल हो गए आपको, ऐसा क्या डर था आपको, ऐसा क्या खौफ था आपको इन 6 सालों में कि आप मेदांता, आप फोर्टिस, आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी, किसी भी प्राइवेट बड़े नाम को जम्मू कश्मीर नहीं ला सके? 5 अगस्त 2019 तक ऐसा कौन सा डर आपको था? किस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको डराया हुआ था कि आप 5 साल में किसी को नहीं कह सके आइए, हमें आपकी इस
स्टेट में जरूरत है। कश्मीर में अगर नहीं बन सकता, कम से कम जम्मू में तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बन सकता था। वजह क्या है? एक दूसरा, क्या आज आपका मत है कि प्राइवेट हेल्थ केयर को एनकरेज किया जाना चाहिए, लैंड दी जानी चाहिए, हर एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि लोगों को रात के 12 बजे यहां से जालंधर और चंडीगढ़ ना भागना पड़े? देखिए जुनैद जी, यहां मैं 2 मिनट लूंगा। पहले आपको डर कौन सा था? मैं सब सरकार की? मुझे तो सरकार आपकी? कोई डर नहीं है। पहले बात सुनिए, मैं शुरू से आपको भी रिपीटेडली ये कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट या रियासत थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक नासूर थी। करप्शन में नंबर 2 थी ये पूरे कंट्री में, और मुझे लगता है वो रेटिंग करने में भी कहीं गलती लगी है। ये नंबर 1 आनी चाहिए थी। करप्शन में परफॉर्मेंस हर एक इंस्टीट्यूशन की ऐसी थी, ठीक? इसीलिए यूटी बनी है। यूटी बनने का कोई पर्पस था, लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा मैसेज देना चाहती हैं पब्लिक को कि यूटी बनने से हमारा कद नीचे हो गया है। यूटी बनाना मजबूरी थी, करप्शन पे चेक करना था। अब बताइए, 70 साल से अगर कहीं किसी घर में किसी दरवाजे को दीमक लगी हो तो या तो वो दरवाजा उखाड़ना पड़ता है, ट्रीटमेंट तो उसकी होती नहीं। अब ये दरवाजा उखाड़ा है, यूटी बनी है, इस कल्चर को खत्म करने में टाइम लगेगा। और उस पे भी देखिए, हमारा रहना सहना ऐसा था कि जो हम पे राज करते थे वो तो राजे महाराजाओं की तरह लाइफ लिव करते थे। मैं बात करता हूं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस की, और जम्मू के जो पॉलिटिशियंस थे या इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, वो विद बैगिंग बॉल उनके पास जाती थी तो लाइफ चल रही थी। गरीब जनता यहां भी मर रही थी, गरीब जनता कश्मीर में भी मर रही थी। अब यूटी बनने के बाद लास्ट थोड़े टफ आए हैं। हमको आदत नहीं है टफ कल्चर में रहने की, इसलिए हमें लग रहा है कि यूटी बनने के बाद हमारा कद नीचा हो गया है, हम गरीब हो गए। मैं प्राइवेट हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं। प्राइवेट हेल्थ, आपने 5 साल में मेदांता क्यों नहीं लाया? फोर्टिस क्यों नहीं लाया? मैक्स सुपर स्पेशलिटी क्यों नहीं लाया? देखिए मेरी बात सुनिए, यूटी बनने के बाद मेदांता, मैक्स, फोर्टिस सबसे बात हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा, कई इंस्टीट्यूशंस ने कंसेंट दे दी गई है, लेकिन यहां पे फिर एक मिसकंसेप्शन। लेकिन अभिनव जी, यहाँ आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा कि एक टॉप क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी है कंट्री की, उनके मालिक से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर आएंगे। मैंने पूछा क्यों? कहा बाबू तो वही है, रेड टेपिज्म तो वैसे का वैसा है, सिर्फ ये है कि आपने ऊपर से ढांचा बदला है, नीचे सिस्टम अभी वैसे का वैसा है, और कोई पता नहीं कि कल वही सभी लोग वापस आ जाएं जिन सभी लोगों के साथ पहले भी हम डील कर चुके हैं। कुछ लोग अमेरिका में हैं कि जी हम हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, हमें कहा गया इतना % दे दो, हमें कहा गया उतने % दे दो। कुछ लोग मॉल बनाने के लिए आए, उन्हें कहा गया इतने % दे दो, उतने % दे दो, फिर आपको बनाने देंगे। मुझे ये बताइए कि ये सब कुछ क्या बदलेगा या सिर्फ ये बातों तक महदूद रहेगा? कल चुनाव हो जाएंगे, आप भी मंत्री हो जाएंगे, फिर आप भी रोना रोएंगे कि यार हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। मैं तो हमेशा रोना रोता हूं, शुरू से रोता आ रहा हूं। गरीब जनता, मुझे बात बताइए, किस एजिटेशन में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया? MBBS की एजिटेशन 98 में हुई, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हुई, राइट? लैंड, अमरनाथ लैंड रो की हुई, एम्स की हुई। हम कभी पीछे नहीं हटे, चाहे कोई भी सरकार थी। एम्स के टाइम किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। हालांकि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन एक सोच होती है, जो सोच मेरी थी वो पार्टी मैंने ज्वाइन की। आपको मैं ये कहूं, जितना बदलाव आना चाहिए था बाबू कल्चर में, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट में, उतना अभी तक नहीं आया है। लेकिन एडमिटेडली 1 साल में यूटी बनने के बाद 10% इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि JNK में मैंने कहा वर्किंग कल्चर नहीं था, खासकर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में और ऑफिशियल मशीनरी में। आप बताइए, आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्या हालत देखी है? आपने एजुकेशन की क्या देखी है? मैं आपके माध्यम से LG साहब को कहता हूं कि पूरे सिस्टम को ओवरऑल कीजिए। आप देखिए एजुकेशन में कौन से टीचर्स, कौन से लेक्चरर्स ये ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, ये कहां कहां पोस्टेड हैं, कब से। ये कभी हार्ड पोस्टिंग इनको मिली? ऐसे ही मेडिकल में देखिए, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में देखिए, हर जगह हालत खस्ता है। और मेरी विनती है हाथ जोड़ के LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को, हर एक डिपार्टमेंट की ट्रांसफर पॉलिसी देखिए और डेटाबेस बनाइए, और जब आप इन्फ्लुएंशियल लोगों को हार्ड पोस्टिंग में भेजेंगे,
और मेडिकल प्रोफेशन से, मेडिकल डिपार्टमेंट से जो ब्रिलियंट डॉक्टर्स जिनको मौका सिटी में नहीं काम करने का मिल रहा, अब लाइए पेरिफेरी से अच्छे डॉक्टर्स, देखिए कैसे काम करते हैं एज ए कोरोना वॉरियर्स मेडिकल कॉलेज में। उनको कोरोना वॉरियर्स का बोलिए, उनको सर्टिफिकेट दीजिए। जो काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट मांग नहीं रहे, जो घर में बैठे हैं वो अपनी लॉबीज क्रिएट करके तो सर्टिफिकेट ले रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में ये जो मेरिट के सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, ये भी बड़े तरीके से होते हैं, ये मैनेज किए जाते हैं, ये ऐसे नहीं मिलते। तो इसलिए ये सारा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है। हमने बड़ी देर से मैं ये चीज कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में वर्किंग कल्चर नहीं था, अब जाके आया है, लेकिन स्पीड बड़ी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने सुना कि वर्किंग कल्चर आया है, स्पीड बड़ी कम है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। सभी परेशानियों का हल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब सरकार को भी ढूंढना है और केंद्र सरकार को भी ढूंढना है। कब तक केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी ये देखती रहेगी कि टनल के उस तरफ क्या होगा और टनल के इस तरफ क्या होगा। कोशिश करेंगे कि आप तक और भी आवाजें पहुंचाएं। दीजिए इजाजत, आदाब।